हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ज्ञान लैब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। दिस इज एक्चुअली सेकंड लास्ट टॉपिक, बट आज के सेशन में हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। सो पूरा सेशन एंड तक देखना। अब देखो, आज के इस टॉपिक में हमको क्या बताया गया है, अलग अलग ऑर्गन के रोल्स बताए गए हैं कि कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस करने के लिए और वो कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में। अब आप सोचोगे मैम स्किन से कैसे एक्सक्रीशन होता है, अपने स्किन से थोड़ी ना तो यूरिन निकलती है या पॉटी निकलती है, बट फिर स्किन कैसे इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन करने में। सो लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, स्किन कैसे इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन करने में। स्किन से आपका स्वेट निकलता है, आपका बहुत सारा सॉल्ट निकलता है, एंड दैट इज हाउ वी से दैट स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। सो स्किन ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स इज थिन। देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की स्किन थिन होती है, जैसे ह्यूमन का ही एग्जांपल ले लो, एंड इट इज परमिएबल। परमिएबल मतलब क्या होता है, आसानी से कोई भी चीज आर पार हो सकती है, सो दैट इज नोन एज परमिएबल। एंड इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक अमोनिया। ये स्किन हमारी क्या करती है, हमारी बॉडी से जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट है जैसे अमोनिया या नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको बॉडी के बाहर डिफ्यूज करने में यानी कि फिल्टर करके फेंकने में हेल्प करती है। ह्यूमन स्किन इज थिक एंड इम्परमिएबल। ह्यूमन की स्किन कैसी होती है, इट इज थिक एंड इट इज इम्परमिएबल, यानी कि हमारी चमड़ी इतनी मोटी होती है। मैंने जब बोला कि ह्यूमन की स्किन पतली होती है, तो वो एक्चुअली छोटे बच्चों की स्किन बहुत पतली होती है, बट अगर हम अडल्ट ह्यूमंस की बात करें तो हमारी स्किन बहुत मोटी होती है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा परमिएशन तो नहीं होता है। इट शोज प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, नेमली स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड। हमारी स्किन से डायरेक्ट एक्सक्रीशन नहीं होता है, लेकिन वही अगर आप फ्रॉग और फिश और स्नेल और स्नेक ऐसे एनिमल्स देखो तो इनकी बॉडी से डायरेक्ट एक्सक्रीशन होता है। तो हमारी स्किन से डायरेक्ट एक्सक्रीशन नहीं होता, लेकिन हमारी स्किन में दो टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक है अपना स्वेट ग्लैंड, एक है अपना सेबेशियस ग्लैंड। नाउ व्हाट इज अ स्वेट ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्किन। स्वेट ग्लैंड्स कैसे होते हैं, ये देखो, ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स है और ये हमारी पूरी की पूरी स्किन में फैले हुए हैं। दे आर अबंडेंट इन पाम एंड फेशियल रीजन्स। अभी भी जब मैं लिख रही हूँ तो मेरा पूरा हाथ गीला हो चुका है। ये जो अपना पाम वाला रीजन होता है और अपना फेस वाला रीजन होता है, ऐसे रीजन में हमको स्वेट ग्लैंड ज्यादा देखने को मिलते हैं। दे आर अबंडेंट इन दीज रीजन्स एंड दीज सिंपल अनब्रांच्ड कॉइल्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स ओपन ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन। क्या बोला गया हमको यहाँ, इज सिंपल अनब्रांच्ड कॉइल्ड ट्यूब्यूलर। देखो, सिंपल है, अनब्रांच्ड है, इनके ब्रांचेस जैसे एक इधर से एक इधर से ऐसा नहीं है, एक ही सिंगल ग्लैंड होती है, लेकिन ये ट्यूब फॉर्म में है और ये कॉइल्ड है। सो दीज सिंपल अनब्रांच्ड कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स ओपन ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये स्किन के सरफेस पे ओपन होती हैं विद द हेल्प ऑफ स्वेट पोर, यानी छोटे छोटे होल्स की मदद से ये स्वेट रिलीज करती हैं। स्वेट इज प्राइमरीली प्रोडक्ट ऑफ for thermoregulation, but it also excretes substances like water, salt, lactic acid and urea. तो बेसिकली देखो, आपको पसीना कब आता है, जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि जब हमको गर्मी लगती है तो हमारे सेल्स एकदम से ड्राई होने लग जाते हैं। तो सेल्स को मॉइस्चर देने के लिए हमारी बॉडी पानी छोड़ती है ताकि हमारी स्किन गीली रहे, जिसके वजह से हमारे सेल्स ड्राई ना हो जाए। लेकिन कभी कभी पानी के साथ साथ वाटर के साथ साथ सॉल्ट, लैक्टिक एसिड, यूरिया, ऐसे अनवांटेड सॉल्ट भी बाहर आ जाते हैं। सो दिस वॉज अबाउट अवर स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का और एक टर्म मैं आपको बता देती हूँ, स्वेट ग्लैंड का मेडिकल नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड। कभी कभी एग्जाम में ये वाला टर्म आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बाप रे ये कौन सा ग्लैंड है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम है सुडोरीफेरस ग्लैंड। फिर नेक्स्ट अपना आता है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस यानी कि सीबम। सीबम मतलब क्या होता है, सीबम मतलब कि ऑयल। तो सेबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड। सो दे आर प्रेजेंट एट द नेक ऑफ हेयर फॉलिकल्स। ये सीबम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपनी पूरी स्किन में छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट है। तो हेयर फॉलिकल का जो ये वाला रीजन होता है ना, यहाँ पे आपका ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओके, दे सेक्रेट ऑयली सब्सटेंस कॉल्ड सीबम एंड इट फॉर्म्स अ लुब्रिकेटिंग लेयर। लुब्रिकेटिंग यानी कि चिपचिपी सी लेयर, मॉइस्चर वाली लेयर। सो ये सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, ये मॉइस्चर वाली लेयर बनाते हैं अपने स्किन के सरफेस के ऊपर, तेल छोड़ते हैं, स्किन पे तेल छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन हमेशा सॉफ्ट रहती है। हालांकि कभी कभी इसकी वजह से बैक्टीरिया चिपक जाता है और पिंपल्स आ जाते हैं, बट लॉन्गर रन में जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको जल्दी झुर्रियां नहीं आती, जल्दी रिंकल्स नहीं आते। इट प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम बिगर इन्फेक्शंस एंड इंजरी। ओके, क्योंकि ये मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है।
लंग्स, लंग्स तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लंग्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दे हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस। लंग्स क्या करते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, गैशियस सब्सटेंसेस, जैसे CO2 और बहुत सारे हमारे बॉडी के जो अनवांटेड गैसेस होते हैं। सो CO2 एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जब हमारी बॉडी रेस्पिरेशन कर रही है उसी टाइम पे अनवांटेड गैसेस बाहर फेंकने के लिए लंग्स हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो एक्सक्रीट वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन स्पाइसेस। कभी कभी हम जो मसाला खाते हैं, जो खाना खाते हैं, तो उनमें भी जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उन वोलेटाइल सब्सटेंसेस को भी एक्सक्रीट करने के लिए लंग्स हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। और अब आता है अपने इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस। कौन सी बीमारी होती है हमारे किडनी से रिलेटेड। लेट्स कंटिन्यू। एक्सेसिव एल्ब्यूमिन, देखो अभी किडनी डिसऑर्डर्स जो है ये बहुत सारा हमारे डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो अगर समझो आपने खाने में कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो उसके वजह से भी आपकी बॉडी में अनवांटेड चीजें स्टोर हो सकती है, जिसके वजह से आपकी किडनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक्सेसिव एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोटीन। एक्सेसिव एल्ब्यूमिन इन यूरिन, यानी कि एल्ब्यूमिन यूरिया indicates injury to endothelial capsular membrane as a result of increased blood pressure, injury or irritation of kidney cells by substances such as toxins or heavy metals। मतलब क्या बोला गया है, अगर आपके यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया गया तो इसका मतलब, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, एक चीज कि हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उसमें सारी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं प्रोटीन को छोड़कर। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है ये आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि प्रोटीन्स आर बिगर मॉलिक्यूल। सिर्फ शुगर और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं, फिल्टर होते हैं, प्रोटीन फिल्टर नहीं होता। अब इमेजिन करो ये प्रोटीन अगर फट के इधर आया, मतलब ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन को अगर फाड़ के प्रोटीन अंदर घुस रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, आपका ये मेम्ब्रेन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं। अब इन छोटे छोटे होल से प्रोटीन अंदर नहीं आ सकता, ये छोटे छोटे होल सिर्फ शुगर और सॉल्ट के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर प्रोटीन जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स को भी अंदर आना रहेगा तो ये मेम्ब्रेन पूरी धज्जियां उड़ जाएगी इसकी। तो इसका मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन जिस एपिथेलियल सेल से बनी है उसको हम सिंपल भाषा में आप स्क्वैमस एपिथेलियल भी बोल सकते हो या एंडोथेलियल सेल्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स है ये पूरे की पूरी लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हमको क्या बोला गया है, 1 सेकेंड। सो अगर आपको यूरिन में प्रोटीन देखने को मिल रहा है, यानी कि ये प्रोटीन आपके बोमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके, कैप्सुलर मेम्ब्रेन को फाड़ के, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करके ये मेम्ब्रेन अंदर आई है और ये आपके किडनी के सेल्स को डैमेज कर सकती है। सो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन मे बी कॉज्ड ड्यू टू डायबिटीज मेलिटस। कीटोन मतलब शुगर, कीटोन एंड अल्डिहाइड एक टाइप का शुगर होता है। तो अगर समझो बहुत ज्यादा ग्लूकोज आपके किडनी में आपको देखने मिल रहा है, आपके यूरिन में आपको देखने मिल रहा है, यानी कि इंसुलिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तभी तो एक्स्ट्रा शुगर आपके यूरिन से बाहर आ रही है। क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन बन के हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर इतना ज्यादा ग्लूकोज बन रहा है कि किडनी ही उसको नहीं संभाल पा रही है तो किडनी उसको बॉडी से बाहर फेंकती है। तो डायबिटीज टेस्ट, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस यानी शुगर वाला डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि ADH हार्मोन कम वाला डायबिटीज, यानी जब बॉडी में पानी कम हो जाता है। ओके, सो अगर शुगर बहुत ज्यादा यूरिन में देखने को मिल रहा है यानी कि आपको डायबिटीज मेलिटस है। और ये किस वजह से होता है, या तो आप बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, यानी आपकी बॉडी में बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं है, सीधा पूरा ग्लूकोज बाहर चला जा रहा है, यानी भूख लगने की वजह से। भूख मतलब क्या होता है पता है, कभी कभी हमारे बॉडी के जो इंसुलिन होते हैं वो इंसुलिन बनते ही नहीं है, इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो ग्लूकोज को कौन पकड़ेगा, ग्लूकोज को कोई पकड़ेगा नहीं तो ग्लूकोज तो बाहर ही जाएगा ना। सो कभी कभी स्टारवेशन की वजह से यानी नो इंसुलिन की वजह से, और कभी कभी बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स खाने के वजह से यानी ग्लूकोज की कमी के वजह से। प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन यूरिन इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑफ किडनी। क्या बोला गया हमको इधर पे कि अगर आपको यूरिन में WBC देखने को मिल रहे हैं, देखो WBC यानी फाइटर सेल्स, फाइटर सेल्स किधर देखने को मिलते हैं आपको, सोल्जर किधर देखने को मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे या फिर बॉर्डर में। रेलवे स्टेशन में तो खाली ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं, सोल्जर्स का काम होता है बॉर्डर पे, तो वो बॉर्डर में ही देखने को मिलेंगे। वैसे WBC का काम होता है इन्फेक्शन के पास, जिधर इन्फेक्शन है उधर WBC जाएगा बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो अगर आपको यूरिन में WBC देखने को
मिल रहे हैं मतलब किडनी में कुछ इन्फेक्शन फैला है। ऐसे हमको यूरिन सैंपल से पता चलता है। देखो हर बार आप किडनी चेक करने के लिए किडनी को फाड़ के नहीं चेक करोगे ना कि किडनी तुझमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे हम किडनी से नहीं पूछेंगे ना, हम यूरिन टेस्ट करते हैं। तो यूरिन में ज्यादा शुगर मिला मतलब डायबिटीज मेलिटिस, यूरिन में प्रोटीन मिला मतलब अल्ब्यूमिन यूरिया, यूरिन में अगर हमको ल्यूकोसाइट्स मिले यानी कि किडनी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है या दूसरे यूरिनरी ऑर्गन्स में कुछ इन्फेक्शन हुआ है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप के किडनी स्टोन्स बताए गए हैं हमको। ओके अलग अलग टाइप के किडनी स्टोन्स कौन से हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल कैलिकुलाई। किडनी का दूसरा नाम है रीनल ऑर्गन। ओके रीनल मतलब क्या होता है? किडनी। रीना मत बोलना, रीनल है ये। और कैलिकुलाई मतलब क्या होता है? स्टोन्स। ओके या tough substances, rigid substances. Okay, they may be formed in any portion of urinary tract from kidney tubules to external opening. क्या बोला गया है हमको इधर पे कि ये जो हमारे stones है, ये stones हमारे किडनी के किसी भी organ में बन सकते हैं और कैसे भी बन सकते हैं। These are very unpredictable stones. So depending on composition, they are classified into different types. सबसे पहले बात करेंगे calcium stones की। So they are usually composed of calcium oxalate stones और calcium phosphate। यानी कि जब हमारे blood में ज्यादा calcium डिपोजिट हो जाता है या ज्यादा फॉस्फेट सॉल्ट्स डिपोजिट हो जाते हैं, जो कुछ फ्रूट्स, कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल्स, कुछ नट्स, मूंगफली, चॉकलेट वगैरह में पाए जाते हैं, तो ये मिनरल डिपॉजिट होने की वजह से जो स्टोन्स बनते हैं वो होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स, जो कैल्शियम स्टोन्स जो इस तरीके से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट होता है अपना स्ट्रोइड स्टोन्स। दीज आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक पर्टिकुलर ऐसा टाइप का स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जो यूरिनरी ट्रैक में जाके जो यूरिया है उसको स्प्लिट करता है और यूरिया को स्प्लिट करके ये यूरिया डिपॉजिट कर देता है, यूरिया स्टोर कर देता है और यूरिया को स्टोर करके ये यूरिया को जमाने लग जाता है। तो दीज ग्रो क्विकली एंड बिकम क्वाइट लार्ज। तो ये स्ट्रोइड स्टोन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फैलता है और ये बड़ा सा स्टोन बन जाता है। यूरिक एसिड स्टोन्स क्या होते हैं? इफ पीपल हु डोंट ड्रिंक इनफ वाटर और कंज्यूम हाई प्रोटीन डाइट दे कैन सफर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्टोन्स। यानी कि कुछ लोग देखो जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं वो लोग बहुत प्रोटीन ग्लूकोज पीते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, या जो लोग कम पानी पीते हैं, जो बिजी लोग होते हैं जो पानी पीना भूल जाते हैं, तो उनकी बॉडी में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। सो बॉडी बिल्डर्स एंड पीपल हु ड्रिंक लेस वाटर। देन नेक्स्ट आते हैं अपने सिस्टीन स्टोन्स। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज किडनी टू एक्सक्रीट टू मच ऑफ अ सर्टेन अमीनो एसिड। सिस्टीन एक टाइप का अमीनो एसिड है। अगर हमारे डीएनए से ये अमीनो एसिड ज्यादा बन रही है तो हमको सिस्टीन स्टोन्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यस एवरीबडी, ओके। अभी नेक्स्ट देखो हमको क्या बताया गया है। सिम्टम्स क्या हैं? जो भी स्टोन्स फॉर्म होते हैं उसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर आपके यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी स्टोन्स फॉर्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से पेन महसूस होगा। इंटरमिटेंट यानी कि बीच बीच में, कंटिन्यू पेन नहीं होगा, रुक रुक के पेन होगा। तो इंटरमिटेंट पेन बिलो रिब केज इन बैक एंड साइडवेज, यानी कि आपको छाती के नीचे पीछे की तरफ ऐसे पीठ की तरफ पेन होगा क्योंकि किडनी अपनी डोर्सली लोकेटेड है, और साइड साइड में पेन होगा लेटरल बॉडी पार्ट्स में। हेजी ब्राउनिश रेडिश पिंकिश यूरिन, कलरफुल रेनबो जैसे यूरिन देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ब्राउन रेड कलर का। फ्रीक्वेंट अर्ज टू पास यूरिन, ऐसा लगेगा बार बार सुसु आ रही है। पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, और जब आप यूरिन करोगे यानी मिक्चुरेशन यानी कि यूरिनेशन, जब आप सुसु करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा आपके यूरेथ्रा में। देन नेक्स्ट आता है आपका डायग्नोसिस। कैसे पहचाने कि कुछ इन्फेक्शन हुआ है क्या? तो सबसे पहले तो आप ब्लड में यूरिक एसिड का टेस्ट करो। अगर यूरिक एसिड नॉर्मल है तो ठीक है, यूरिक एसिड लेकिन अगर ज्यादा है यानी कि कुछ तो इन्फेक्शन है। कलर ऑफ यूरिन देखो, अगर नॉर्मल येलो कलर का यूरिन आ रहा है तो ठीक है, लेकिन लाल, हरा, नीला यूरिन आ रहा है मतलब गड़बड़ है। किडनी का एक्सरे निकाल सकते हैं किडनी की साइज चेक करने के लिए, सोनोग्राफी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल है। यूरेमिया, ये दूसरा बीमारी है। यूरेमिया क्या होता है? यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन। तो ब्लड में नॉर्मली 0.01 टू 0.03% यूरिया प्रेजेंट होता है। अगर इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखा गया यूरिया का ब्लड में तो उसको हम बोलते हैं यूरेमिया, एंड इट इज वेरी हार्मफुल एंड इट मे लीड टू किडनी फेलियर। किडनी फेल भी कर सकता है ये। नेक्स्ट अपना आता है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस में बेसिकली क्या होता है? ये नेफ्रॉन इन्फेक्शन है। सो इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन यूरिया caused due to increased permeability of glomerular capsular membrane permitting large amount of proteins to escape from blood to urine। मतलब क्या बोला गया है कि अगर आपका प्रोटीन, जैसे हमने इधर पे पढ़ा था ना ये प्रोटीन्स वाला, ये वाला एल्ब्यूमिन एरिया, वैसा ही है। सो एल्ब्यूमिन एक टाइप की प्रोटीन होती है, तो वैसे ही अगर बड़े बड़े प्रोटीन्स आपके कैप्सुलर मेम्ब्रेन से निकल के आपके ग्लोमेरुलस से निकल के आपके किडनी में आए और किडनी से निकल के आपके यूरिन तक आए, तो उसके वजह से क्या होगा? आपके पूरे के पूरे ब्लड का कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा, यानी जो प्रोटीन ब्लड में रहना चाहिए था वो यूरिन में चला गया, जिसके वजह से आपका फ्लूइड ब्लड से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पास हो जाएगा और पूरा प्रोटीन बाहर यूरिन बन के निकल जाएगा, जिसकी वजह से
प्रोटीन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग होने लगेगी, यानी कि ओडिमा होने लगेगा या एडेमा बोलते हैं इसको। आपके पैर सूजने लग जाते हैं, हाथ सूजने लग जाते हैं, जॉइंट सूजने लग जाते हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ नेफ्राइटिस। नेक्स्ट आता है रीनल फेलियर, यानी किडनी फेल हो गई। सो अब किडनी कोई एग्जाम नहीं देती है कि वो पास हो जाए या फेल हो जाए। किडनी फेलियर यानी रीनल फेलियर कैसे होता है? इट इज डिक्रीज और सेसेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेसेशन यानी कि स्टॉप हो जाना। तो जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एकदम से स्टॉप हो जाता है, आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस एकदम से स्टॉप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं किडनी फेलियर। और ये किडनी फेलियर दो टाइप का होता है, एक होता है अक्यूट रीनल फेलियर और एक होता है क्रोनिक रीनल फेलियर। अक्यूट यानी कि छोटा मोटा सा किडनी इन्फेक्शन। सो अक्यूट रीनल फेलियर इज सडन वर्सनिंग ऑफ रीनल इन्फेक्शन, यानी अचानक से जब आपका किडनी फंक्शन करना स्टॉप कर दे, ओके या आपको ब्लीडिंग होने के बाद जब ये प्रॉब्लम देखने को मिले, जैसे एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा खून बह गया, अब बॉडी में खून ही नहीं है तो यूरिन कैसे बनेगा? तो ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है। सो देयर इज अ डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। ब्लड ही नहीं है तो फिल्टर किसको करेंगे? तो यूरिन बनेगी ही नहीं। इसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। ये आपके सीईटी क्वेश्चंस हैं। ओलिगोयूरिया यानी कम यूरिन बनाना, लेस देन 400 ml पर डे और लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर इन चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के वजन के हिसाब से इतना यूरिन, इससे भी कम यूरिन अगर बन रहा है तो फिर ये ओलिगोयूरिया का कंडीशन है, यानी रीनल फेलियर के सिम्टम्स है। अदर कॉजेज ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर में इंक्लूड अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बोथ यूरेटर्स ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। मतलब क्या बोला गया है? दूसरा रीजन क्या हो सकता है अपने रीनल फेलियर का? यूरेटर्स ब्लॉक हो गए। मतलब ये अपना जो किडनी है, किडनी से ये जो यूरेटर निकलता है, अगर ये यूरेटर ब्लॉक हो गया, यहाँ पे कहीं पे स्टोन आ गया या ब्लॉक हो गया, तो उसके वजह से भी तो आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। यस एवरीबॉडी? यस, ओके। सॉरी, ये तो किडनी है, किडनी से आपका यूरेटर निकल के, हाँ किडनी से आपका यूरेटर निकल के यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यहाँ पे आएगा ये यूरिनरी ब्लैडर में। तो अगर आपका यूरेटरी ब्लॉक हो गया है तो यूरिन नहीं बनेगा। सो इट कैन बी वन ऑफ द रीजन। और कभी कभी ड्रग्स के वजह से भी, यानी मेडिसिन बहुत ज्यादा खाने की वजह से भी यहाँ पे आपके स्टोन्स तैयार हो जाते हैं। अक्यूट रीनल फेलियर कैन बी डिटेक्टेड बायोकेमिकली बाय एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल। तो आपका किडनी फेलियर कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं? क्रिएटिनिन लेवल से। एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था क्रिएटिनिन इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा क्रिएटिनिन देखने को मिला, मतलब रीनल फेलियर है। ओके, देन कम्स अवर क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक यानी कि इरिवर्सिबल, ये डेडली डिजीज होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। सो इट इज प्रोग्रेसिव एंड जनरली इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल डिजीज है। इरिवर्सिबल डिक्लाइन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि आपका फिल्ट्रेशन टोटली स्टॉप हो गया है। इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये किसके वजह से हो सकता है? एकदम सीरियस नेफ्राइटिस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिड्यूस्ड किडनी साइज। आपका किडनी साइज एकदम छोटा हो जाएगा इसमें, या तो एकदम खून की कमी हो जाएगी। अनीमिया मतलब क्या होता है? लेस हीमोग्लोबिन। अनीमिया मतलब क्या होता है? लेस हीमोग्लोबिन। ओके, ऑल राइट। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। डायलिसिस, डायलिसिस दो टाइप का होता है, एक हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। मतलब समझो अगर किडनी फेल हो गया तो इंसान मर सकता है, मर जाता है। लेकिन एक ऑप्शन है अपने पास, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करो, दूसरे का किडनी लगा दो। लेकिन दूसरे का किडनी ऐसे तुरंत नहीं मिल जाता ना कि चलो मार्केट से जाके एप्पल लेके आते हैं, वैसा अपन नहीं बोलते ना कि चलो ऑनलाइन किडनी ऑर्डर करते हैं। तो जब तक किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है। अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए वेट करना है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है हीमोडायलिसिस का। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है? When renal function falls below 5 to 7%, यानी जब आपकी किडनी 5% से भी कम काम करे, accumulation of harmful substances in blood begins, आपके ब्लड में एकदम अनवांटेड सब्सटेंसेस जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इन सच अ कंडीशन द पर्सन हैज टू गो फॉर आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अगर आपका ब्लड, आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है तो आपको आर्टिफिशियली अपने ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट हीमोडायलिसिस वेयर इन डायलिसिस मशीन इज यूज्ड टू फिल्टर ब्लड। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है आपके स्कूल सेक्शन में। ओके, इन हीमोडायलिसिस हम क्या करते हैं? ये देखो इधर पे डायग्राम देखो। हीमोडायलिसिस में हम पूरी बॉडी का ब्लड रिमूव करते हैं। ओके, उसको हम फिल्टर करते हैं। ब्लड को फिल्टर करने के टाइम पे हम ध्यान से उसमें एक प्रोटीन डालते हैं, दैट इज एंटीकोएगुलेंट। क्या करते हैं इसमें? हम एंटीकोएगुलेटिंग प्रोटीन डालते हैं। ये एंटीकोएगुलेटिंग प्रोटीन क्या करता है? ब्लड को अचानक से क्लॉट नहीं होने देगा। नहीं तो मालूम पड़ा आप ब्लड को फिल्टर कर रहे हो, बॉडी से बाहर निकाल के आप मशीन में डाल रहे हो ब्लड फिल्टर करने के लिए, और ब्लड में गांठ बन गई, फिर वो ब्लड वापिस कैसे डालेंगे बॉडी में? अयो, द पर्सन विल डाई। सो जब आप ब्लड को बॉडी से निकालते हो तो आप उसमें एंटीकोएगुलेंट डालते हो ताकि ब्लड
ब्लड क्लॉट ना हो, फिर उसको आप एक केमिकल के साथ मिक्स करते हो, डायलाइजर यानी कि फिल्टर। इसमें आपके जो अनवांटेड सॉल्ट है और जो अनवांटेड वेस्ट है वो वेस्ट रिमूव हो जाएगा, और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो फिल्टर्ड ब्लड वापस से बॉडी में डाला जाएगा, यानी कि बॉडी से पूरा ब्लड निकाल के उसको साफ करके हमने वापस से बॉडी में डाला। लेकिन अब इसका एक नुकसान क्या होता है, अपनी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, देखो ये जो आपका मशीन है ये किडनी का काम कर रहा है, लेकिन ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड का क्या फंक्शन है, एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, ये आपका एरिथ्रोपोइटिन बनाता है, एरिथ्रोपोइटिन से आपके आरबीसी बनते हैं, ठीक है, और ये आपका कैल्सिट्रायोल हार्मोन बनाता है, कैल्सिट्रायोल से आपका विटामिन डी बनता है जो बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर और क्या बनाता है ये, और ये ऐसी बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स बनाता है जिसके मदद से अल्डोस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, जिसके वजह से टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। तो अगर ये एड्रिनल ग्लैंड ही नहीं रहेगा तो ये हार्मोन्स हमको मिलेंगे ही नहीं, तो आप डायलिसिस के भरोसे आपका नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगा, आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए जिंदा रह सकते हो। जैसे बैकअप चार्जर कैसे है, उसको अपन मेन चार्जर के जैसा यूज नहीं करते हैं, मेन चार्जर फास्ट चार्जिंग करता है, बैकअप स्लो चार्जिंग करता है। यस एवरीबॉडी, सो ये जो डायलाइजर है ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अपना बैकअप होता है। ओके, तो इन हीमोडायलिसिस ब्लड को हम बॉडी से बाहर निकाल के उसको डायलिसिस मशीन में डालते हैं, डायलिसिस यूनिट में डालते हैं, और इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड रिमूव करते हैं जनरली फ्रॉम द रेडियल आर्टरी, मतलब ये जो हाथ वाला आर्टरी होता है इधर से रेडियल आर्टरी, एंड इट इज पास्ड थ्रू अ सेलोफोन ट्यूब दैट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये ब्लड हम किसके अंदर से डालते हैं, मतलब ये जो ब्लड हम रिमूव कर रहे हैं, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब ट्रांसपेरेंट सेलोफोन ट्यूब से बनती है, एक मटेरियल का नाम है, जैसे प्लास्टिक होता है वैसे सेलोफेन होता है। ओके, एंड द ट्यूब इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड कॉल्ड डायलाइसेट, और इस ट्यूब को हमने किस में डुबा के रखा है, इसको हमने ऐसे एक इधर से ब्लड निकाला और इस ब्लड को हम ये डायलाइसर में डालते हैं, डायलाइसेट में डालते हैं। डायलाइसेट इज आइसोऑस्मोटिक to normal blood plasma, hence only excess salt if present in plasma pass through the cellophane tube into the dialysate। तो ये डायलाइसेट में ऑलरेडी हमने कुछ लिक्विड डाल के रखा है, वो लिक्विड कौन सा है, सॉल्ट वाला सोल्यूशन है, तो ताकि अगर अपने ब्लड में कम सॉल्ट हो तो वो सॉल्ट हम ऐड कर सके, और अगर ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है तो वो एक्स्ट्रा वेस्ट इधर से रिमूव हो जाएगा और सिर्फ हेल्दी ब्लड वापस से ह्यूमंस के अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। यस, सो वेस्ट बीइंग एब्सेंट इन द डायलाइसेट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिंग फ्लूइड, फिल्टर्ड ब्लड इज रिटर्न टू वेन। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो ब्लड फिल्टर कर लिया है वो ब्लड हम वापस से वेन के थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, filtered blood is returned, and in this process it is essential that anticoagulant like heparin is added to blood while it is passing through the tube। so जब ये ब्लड आपका जब डायलाइजर में जा रहा था तो हमने एंटीकोएगुलेंट डाला, और जब इस ब्लड को हम वापस से बॉडी में डालते हैं तो हम वापस से क्या करते हैं, इसमें एंटी हिपैरिन डालते हैं। क्या डालेंगे, एंटी हिपैरिन, यानी पहले हमने हिपैरिन डाला था ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, लेकिन अब हम एंटी हिपैरिन डालेंगे ताकि बॉडी के अंदर ये ब्लड आसानी से जा सके और बॉडी के अंदर ये नॉर्मल फंक्शन कर सके। ओके, तो बिफोर रीसेंडिंग इट इनटू द सर्कुलेशन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटी हिपैरिन इज मिक्स्ड, क्योंकि आपने पहले हिपैरिन डाला ना, तो अब पहले आपने जो डाला था आपको उसका एंटी प्रोडक्ट तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। क्योंकि बॉडी में नेचुरली हिपैरिन बनता है, तो हमने जो बाहर से हिपैरिन डाला है उसका अपने को एंटी हिपैरिन डाल के बॉडी को नॉर्मल करना है। द ब्लड हैज टू मूव स्लोली थ्रू द ट्यूब एंड हेंस द प्रोसेस इज स्लो, और ये डायलिसिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है। नेक्स्ट कम्स पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम स्टमक की मदद से डायलिसिस करते हैं। अब इसमें कैसे होता है अपना, इन दिस मेथड द डायलाइजिंग फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब इसमें हम जो बॉडी का ब्लड जमा करते हैं ना बच्चा, वो बॉडी का ब्लड नहीं निकालते बाहर, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो अपना डायलाइसेट बैग है, ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसको डायरेक्ट हम अपने स्टमक में डाल देते हैं, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में डाल देते हैं। एंड द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक्ट एज द सेमी परमिएबल डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। टॉक्सिक वेस्ट एंड एक्स्ट्रा सॉल्यूट पास इनटू द फ्लूइड, दिस फ्लूइड इज ड्रेन्ड आउट आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला गया हमको इधर पे, ये जो अपना फिल्ट्रेट है ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जो हमारी बॉडी में जाके सारे अनवांटेड सॉल्ट को जमा कर लेता है, तो इसको हम बॉडी में डालते हैं। बॉडी में डालने के बाद ये हमारी बॉडी के ब्लड को फिल्टर करता है, और फिर जो भी वेस्ट है वो इस कैथेटर यानी कि इस ट्यूब की मदद से हम बाहर रिमूव कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम हमको डॉक्टर बताता है, उस टाइम के बाद हम ये रिमूव कर लेते हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस कैन बी रिपीटेड एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। देखो, हीमोडायलिसिस बहुत महंगा प्रोसेस है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस सस्ता प्रोसेस है, ये हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये आप खुद भी कर सकते हो घर पे ट्रैवलिंग करते करते, क्योंकि इसमें हमको लेटना नहीं पड़ता है या इसमें ब्लड का कुछ बाहर आने का इन्फेक्शन नहीं होता है, बट इट इज नॉट एज एफिशिएंट एज हीमोडायलिसिस। क्या बोला गया हमको इधर पे, हीमोडायलिसिस जितना ये अच्छा नहीं होता है, थोड़ा बहुत इसमें एरर हो जाता है।
मतलब ज्यादा अच्छे से ब्लड फिल्टर नहीं होता है. सो किडनीज आर एसोसिएटेड विद सेक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन यानी आरबीसी प्रोडक्शन, रेनिन जो आपका रास मैनेज करता है, और कैल्सिट्रायोल यानी कि विटामिन डी विच इज नॉट पॉसिबल बाय डायलिसिस मशीन. इसीलिए डायलिसिस मशीन सिर्फ बैकअप के लिए यूज होता है. यस एवरीबडी. तो इधर पे देखो आपको मैंने डिफरेंस बताया हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस का, यानी ब्लड का डायलिसिस करेंगे और स्टमक से डायलिसिस करेंगे तो क्या डिफरेंस है. हीमोडायलिसिस ज्यादा एफिशिएंट क्लियरिटी देता है, यानी ज्यादा अच्छे से ब्लड क्लीन करता है. ये जल्दी से हो जाता है. सॉरी, इट इज शॉर्टर ट्रीटमेंट टाइम, मतलब कंपैरेटिवली इसको ट्रीट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट स्लो प्रोसेस है. ओके. इसमें मसल क्रैम्प्स होते हैं, मतलब आपका बॉडी पेन करता है, आपकी बॉडी का पूरा ब्लड का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, आपका ब्लड वेसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. इसमें हमको नर्सेज और डॉक्टर्स और ट्रेन्ड पीपल की जरूरत पड़ती है, और इसमें हम कुछ गिनी चुनी चीजें ही खा सकते हैं, कुछ भी कचरा नहीं खा सकते. पेरिटोनियल डायलिसिस इजी होता है, आपका ब्लड में ज्यादा कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता. हाँ, इसमें आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, आपका जो इंटेस्टाइन है वहां पे आपके होल्स वगैरह हो सकते हैं, तो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है. ये प्रोसेस वैसे तो सिंपल है. इंट्रा एब्डोमिनल कैथेटर यानी कि जो ट्यूब है वो हम एब्डोमेन में इंटर कर सकते हैं. थोड़ा सा ट्रेनिंग इसका सिंपल होता है और फ्लेक्सिबल डाइट होती है, लेकिन इसमें ब्लड अच्छे से फिल्टर नहीं होता. ओके. सो पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत सस्ता डायलिसिस होता है, लेकिन ज़्यादा श्योर नहीं होता वो. और लास्ट टॉपिक है अपना किडनी ट्रांसप्लांट. किडनी ट्रांसप्लांट एकदम लास्ट स्टेज में होता है, क्योंकि बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना मतलब ये नहीं है कि ईयरफोन्स में से एक बर्ड खराब हो गया तो किसी दूसरे ईयरफोन का बर्ड लगा दो. किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, आप किसी और इंसान का ऑर्गन अपने बॉडी में इम्प्लांट करने जा रहे हो. सो इट इज एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑफ अ हेल्दी किडनी इनटू अ पेशेंट विद एंड स्टेज रीनल डिजीज. जिसको लास्ट स्टेज किडनी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ उसमें ही हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं. आप ऐसा नहीं बोल सकते ये किडनी मेरी बॉडी को सूट नहीं करती तो मुझे मैचिंग किडनी चाहिए. किडनी अगर खत्म हो गई और आपकी डेथ होने वाली है तो ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, और वो भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं. आपकी एज क्या है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको किसी पर्टिकुलर बीमारी के पेशेंट तो नहीं हो, सब कुछ मैटर करता है. किडनी ट्रांसप्लांटेशन दो टाइप की होती है, एक कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन और एक लिविंग डोनर. कैडेवरिक मतलब क्या होता है, मरे हुए इंसान का किडनी ले लेना. जो इंसान अभी अभी मरा है, जो ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर के जाता है, तो उसका किडनी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. और एक होता है लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि किसी जिंदा इंसान का एक किडनी ले लेना, जैसे ब्लड रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स में से. लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेनेटिकली रिलेटेड और नॉन रिलेटेड. अगर आप अपने खानदान में से किसी का किडनी ले रहे हो तो जेनेटिकली रिलेटेड, और अगर किसी बाहर के अननोन पर्सन का ले रहे हो तो नॉन रिलेटेड. So these are the different types of kidney transplantation processes. And here our chapter is finished. I know मैंने ये चैप्टर खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है, बट आई होप देर आए दुरुस्त आए आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब तक अगर आपने एनसीईआरटी चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग सेशंस. तो फटाफट से ज्ञान लैब एनसीईआरटी चैनल सब्सक्राइब करो. नीट का चैनल है, यहाँ पर आपके मेंटी क्विजेस होते हैं, एमसीक्यू सेशंस होते हैं. अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो. टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. मिलते हैं जल्दी. बाय बाय एवरीबॉडी. ऑल द बेस्ट. प्लीज प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स. टेक केयर. थैंक यू. सी यू सून.